भाई साहब छोड़ते भी नहीं थे किसी की कमी के लिए, और उसी समय टोकते भी नहीं थे, जो जैसे गर्म तवे में पानी डालने से उछाले मारे। ये उनके जीवन में जो बात मैंने देखी है वो बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। तो वो क्या होता था, कई बार बाथरूम में गए, नहाने लगे, अब नेचुरल पानी डाला शरीर में, उस बीच में फ़ोन आ गया, तो शरीर तो सारा गीला है, लेकिन वो फ़ोन पे आधा आधा घंटा बात करे, उसके कारण उनकी तबीयत पे भी इफेक्ट आ गई। लेकिन वो सोचते हैं मेरी तबीयत से ज़्यादा उस बहन की ज़िंदगी बचाना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है। नमस्कार साथियों, ऑलमाइटी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिस श्रृंखला के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं वह है हमारे आदर्श। और आदर्श कौन? आदर्श हैं भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी, जो ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल प्रवक्ता रहे, स्पोक्स पर्सन रहे, और जिन्होंने लगभग 250 के आसपास किताबों की संरचना करी है। और वो बहुत पहले से, लगभग 1952-53 से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, और उनका प्रारंभिक साहित्य से लेके और आधुनिक टाइम तक उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनकी लिखी किताबों में से मुझे कुछ एक पसंद आई, जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली किताब है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। दूसरा, अविनाशी ड्रामा, कि ये दुनिया कैसे चलती है, कैसे इसका सिस्टम चलता है, उसके ऊपर उन्होंने विशद साहित्य की रचना करी। और उनकी खूबसूरती ये थी कि बहुत गहन बातों को भी वो बहुत सरल शब्दों में लिखते थे, जिससे आम आदमी की समझ में आ जाए। और उनकी भाषा पे पकड़ थी, न केवल हिंदी बट इंग्लिश और उर्दू में भी बहुत अच्छा लिखते थे, कमाल का लिखते थे। तो उन्हीं के संग बिताए गए पलों को, तो ऐसी ही एक शख्सियत को आज हमने अपने यहाँ आमंत्रित किया है। तो मैं उनका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ, भ्राता रामचंद्र जी। किसी के व्यक्तित्व को जानने के लिए थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत होती है, तो आप ये बताइए कि आप कैसे भ्राता जी के संपर्क में आए थे? एक्चुअल में भ्राता जी के संपर्क में आने से पहले हम आए थे ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में। हमारे मम्मी पापा ज्ञान ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं। तो पहले हमारे पापा चलते थे इस विद्यालय में, करीब जब हम बहुत छोटे थे, 8, 10, 12, 13 साल के रहे होंगे, तब से लेके वो चल रहे हैं। तब तो हम खेल खेल में आते थे, दीदियों से मिलने, प्रसाद खाने, और थोड़ी बहुत कुछ सेवा मिल जाती थी उसको कर लेते थे। तो इसी तरीके से धीरे धीरे ज्ञान को हमने समझा नहीं, ज्ञान को हमने जिया, क्योंकि हमें बचपन से ही घुट्टी पिलाई गई। वो चीज़ें हमने सीखनी नहीं पड़ी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सृष्टि ड्रामा कैसे चलता है, ये सब चीज़ों के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमारे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो इसलिए वो दिल्ली रहते थे, लेकिन हम लोग गांव में रहते थे, नेपाल में। और हमने अपनी शुरुआत की पढ़ाई नेपाली में ही की है, नेपाल में के अपने गांव में। फिर उसके बाद जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए, तो तब से लेके हम आज हमारा जो जगदीश भाई जी जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो रह रहे हैं थे वो शक्तिनगर। वो उनका वैसे तो इंटरनेशनल बाहर आते जाते थे, लेकिन ज़्यादा समय शक्तिनगर, उनका मेन ठिकाना शक्तिनगर था, तो वो वहाँ रहते थे। तो उनके पास में ही हम रहते थे, जो गुलाबी बाग गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। तो वहाँ से हम आते थे। जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए, तब तक हमने जैसे कहा, हम 12-13 साल के रहे होंगे जब से हम इस विद्यालय के संपर्क में आए। तो विद्यालय के संपर्क में आए, दीदियों के संपर्क में आए, तो फिर साथ साथ भाई साहब क्या हर किसी के साथ बहुत घुल मिल जाते थे। ऑफिसल होते थे तो ऑफिसल, लेकिन बच्चों से खास कर ध्यान देते थे कि उनको शायद ये रहता होगा कि ये बच्चों का भविष्य बनने का टाइम है, इसलिए उनको पर एक्स्ट्रा अटेंशन देते थे। तो इसीलिए हम भी कई बार उनके आसपास रहते थे। मतलब बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, ऑफिशियल के साथ ऑफिशियल, जैसे जो जब अगर ऑफिशियल वर्क है तो ऑफिशियल है, नहीं तो फिर अगर बच्चों के साथ बच्चों की तरह भी। और उनके लिए बड़ों की वैसे जीवन ही शिक्षा देती है, लेकिन जिससे भी मिलेंगे कुछ न कुछ उसके लिए फ़ायदेमंद कोई ना कोई चीज़ दे ही देंगे वो। तो आपके दिमाग में भाई साहब से जुड़ी हुई कोई पहली स्मृति, जब आप बच्चे रहे होंगे, कि क्या ऐसा था, या कोई अट्रैक्शन लगा उनसे बात करके, या उनसे मिल के, देख के, या जैसे नॉर्मल होता है कि एक व्यक्ति है बस ठीक? क्या है ना, बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए होता है, वो उसी चीज़ को देखता है, ना वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर देखता है, ना वो कोई उनकी जो विशेषता है वो उस समय इतना समझ में भी नहीं आता। 12-13 साल में हम थे तो वही ये सबसे बड़ी बात तो प्यार ही खींचती थी। कभी भी मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो, तो कुछ मीठा खिला देंगे, कुछ अच्छी बात सुना देंगे, बड़े प्यार से मिलेंगे।
तो लगता था कि भाई कोई अच्छे व्यक्ति हैं। तो वो तो हम जब संपर्क में ज़्यादा आए तो उनके गुण और विशेषताओं का पता चला। शुरू में तो वही है, प्यार ही खींचता है और उसी से बच्चों। तो लगभग कितने साल आपने उनके साथ रहे और कैसे साथ रहे? मतलब लोग तो आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, तो साथ एक तो ये होता है, एक होता है उनके बिल्कुल साथ ही रहना। हाँ, तो वही इसी जैसे हमने कहा बचपन में रहे, तो जब हमने अपनी पढ़ाई कर ही रहे थे तभी इस विद्यालय में, जो विद्यालय के चलाने के लिए दो तरीके के लोग इसमें आते हैं। एक होते हैं जो इस विद्यालय के चलाने के लिए सहयोगी होते हैं, जिनको सेवादारी कहा जाता है। और कुछ होते हैं जैसे हम आते थे या हमारे मम्मी पापा आते हैं, जिससे आते हैं सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है आते हैं, जो हो सकता है तन मन धन से सेवा भी करते हैं और उसका ज्ञान का लाभ भी लेते हैं। तो जब हम थोड़ा अपना सेटल होने की सोच रहे थे तो फिर यहाँ पे एक सेवा की ज़रूरत थी भाई साहब के अंग संग कुछ सहयोग के लिए। तो फिर बड़ी दीदी जो हमारी उस सेंटर की इंचार्ज थी, चक्रधारी दीदी जी, उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि आप क्यों, जब आपको इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है यहाँ सब कुछ आपको ठीक लगता है, और हमारे पापा का भी बहुत स्ट्रांगली इच्छा थी कि भाई ये कुछ सेवा करें, कुछ अलौकिक कार्य में लगें। गृहस्थी दुनियादारी जो सब लोग करते हैं वो तो सभी करते ही हैं, तो उनकी सुविच्छा थी। और बाई चांस हमें मौका भी मिल गया, बड़ों की उस ऑफ़र आया, तो हम तब से फिर समर्पित रूप से सेंटर में रहने लगे। तो वो करीब करीब हम 13-14 साल भाई साहब के साथ रहे। बाकी बचपन से जानते थे वो तो अलग है, लेकिन जो अच्छी तरह जो नज़दीक जिसको कहते हैं, जिससे कुछ सीखने को मिला, तब तक जब कुछ समझ भी आ गई थी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो जो 12-13 साल है वो हम भाई साहब के साथ। तो आपको क्या लगता है, आपने उनसे बेसिकली एक ह्यूमन होने के नाते आपको क्या लगता है आपने क्या सीखा उनसे? एक्चुअल में क्या है ना, जो एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, वो जहाँ तक मैं समझता हूँ दाल रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में लगी रहती है। हमारे घर का भी वही था, हमारे पापा एक कमाने वाले थे, मम्मी गृहिणी थी। तो पापा कमाने में लगे रहते थे, मम्मी बचाने में लगी रहती थी। तो हमारा तो फिर वही है, जैसे सब बच्चे पलते हैं, कोई विशेष नहीं। एक स्कूल में गए, आए, पढ़े, या शिक्षा, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी से लड़ाई नहीं करनी, ये मोटी मोटी बातें हमें बताई जाती थी। कैसे किसी के साथ व्यवहार करना है, उठना क्या है, बैठना क्या है, खाना क्या है। यहाँ तक कि भाई साहब से हमने भाई साहब ने हमें ये सब सिखाया है कि पेस्ट कैसे करना चाहिए, मंजन कैसे करना है, या किसी की कोई बोल रहा है किसके सामने खड़ा रहना है, किसके सामने बैठना है। तो एक तरह के जैसे इंसान में इंसानियत सीखने की जो बात होती है वो हमने भाई साहब के संग में ही सीखा है। तो ये जैसे आपने कहा मंजन करना सिखाया, तो कैसे सिखाया ये? वैसे तो सभी सीख पता ही है सबको, लेकिन क्या खास उन्होंने सिखा दिया यही? हाँ, एक घटना मैं बताता हूँ जो मेरे साथ हुई। क्या पहले तो आपको पता ही है कि बाथरूम वगैरह ऐसे जैसे आजकल हर किसी के पर्सनल बाथरूम ऐसे होते नहीं थे। सेंटर में बाहर छत पे एक बाथरूम था जिसमें हम 2 भाई रहते थे, कमरा अलग था, बाथरूम अलग था। तो नेचुरल एक भाई बाथरूम में नहा रहा है तो दूसरा फ्री है, तो हम एक छत पे घूम के ब्रश कर रहे थे। तो भाई साहब का कमरा उसी छत में ही दूसरे कोने में था, हमारा कमरा दूसरी तरफ था और हमारा बाथरूम अलग था, 2 भाइयों का और भाई साहब का अलग था। तो भाई साहब निकले होंगे वहाँ से सामने से, मैंने तो ध्यान दिया नहीं। 1 दिन 2 दिन बाद क्लास होती है हमारी संगठित क्लास में, उन्होंने बताया, ऐसा नहीं मेरा नाम लेके या कुछ करके, तो उन्होंने कुछ बात करते करते कुछ एग्जाम्पल दिया। कहते हैं जैसे कई लोग हैं, मान लो घूम रहे हैं और ब्रश कर रहे हैं। अब आप सोचो, खुद ही अपने को मतलब देखो शीशे में जाके, आपके मुंह में झाग आ रहा है और ऐसे ऐसे करके आप घूम रहे हो, आपको देखेंगे तो सामने वालों को कैसे लगेगा? जब ये बात लगी तो मुझे क्या, मैं तो समझ गया कि मेरे बारे में। तब मुझे ये समझ में आया कि हाँ, ये बात भी ध्यान देने की है कि मैं सिर्फ अपना कंफर्ट या अपना 2 मिनट बचाने के टाइम का बचाने का कोशिश ना करूं, बल्कि ये भी देखूं कि मुझे इस समय जब अगर लोग देखेंगे तो वो क्या फील करेंगे। तो मतलब दूसरे की दृष्टिकोण से भी अपने को देखना चाहिए हर एक्टिविटी से पहले। ये इस घटना से भाई साहब ने हमें मतलब ये कहने का भाव ये हुआ कि मतलब हम कोई भी काम करें तो उसमें सिर्फ अपना ना कंफर्ट हो, कि हम दूसरे का भी ध्यान रख लें कि क्या पता उसको क्या हुआ, जितना हम दूसरों को अच्छा दूसरे के दृष्टिकोण से भी अपने को काम कर अपने एक्टिविटी को देखना चाहिए। ये बात हमें जैसे भाई साहब का हमें सुना है हमने कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, तो किताबें लिखने के लिए पढ़ना भी पड़ता है और पढ़ने के लिए सुनना भी पड़ता है कई बार। तो उनके पास इतना टाइम कहाँ होता होगा कि आपसे बात कर लें, क्लास के लोगों से बात कर लें, या जैसे आप कह रहे बच्चों को भी टाइम दे दें, तो कैसे वो मैनेज करते थे टाइम को अपने लिखने पढ़ने के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी? यही तो उनकी विशेषता थी कि क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, है तो सबके पास वही 24 घंटे, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है वही व्यक्ति को विशेष बनाता है।
तो उनकी यही विशेषता थी, क्योंकि कभी हमने उनको कब उठे सुबह नहीं देखा। क्योंकि हम भी वैसे तो हमारे विद्यालय के हिसाब से जनरली हम सुबह 4 बजे से पहले उठ जाते हैं, और तब भी उठते ही थे, लेकिन वो हमसे पहले ही उठे होते थे। और जो सुबह के साइलेंस टाइम पे, आजकल तो खैर बच्चे कई रात को पढ़ना पसंद करते थे, लेकिन हमारे टाइम पे कहते थे सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, या सुबह जल्दी उठ के जो काम किया जाता है वो जल्दी ठीक से सफल होता है। तो इसलिए वो सुबह बहुत जल्दी उठते थे और अपने जो कुछ भी स्टडी हो या लिखने का हो सब काम करके रखते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास साधन इतने थे नहीं। जैसे जो लिखते थे उसको टाइप करवाना होता था, तो टाइप करवाने के पास कोई हमारे पास टाइपिस्ट तो था नहीं। तो वो जो क्लास में जो हमारे सुबह 6:30 बजे उस समय क्लास होती थी, तो क्लास में जो भाई बहने आते थे उनमें से कुछ कुछ लोग थे जो इस लाइन के थे, उनको बीच में उठा के थोड़ा थोड़ा देते थे कि आप ये टाइप कर दो। तो भाई साहब सारा मटेरियल उससे पहले तैयार करके रखते थे 6 बजे से पहले। तो उनका मैक्सिमम काम सुबह के टाइम में ही हो जाता था। जो हमें तो बहुत दिन में तो इतना नहीं पता चलता था कि वो कब पढ़ते थे कब करते, लेकिन ये है कि उनकी एक छोटी मोटी लाइब्रेरी, छोटी क्या लगभग एक कमरे की पूरी लाइब्रेरी थी। उसकी क्या हम कभी कभी सफाई करते थे, तो उसमें 8-10 प्रकार की तो उनका गीताएँ थी, इतनी मोटी मोटी गीता जो पुराने टाइम की लिखी हुई, ऐसे ही कुछ कुरान, बाइबल, हर तरह के उसके पास साहित्य था। तो वो अगर उनको जिस सब्जेक्ट में काम करना होता था तो एक दिन पहले ही हमें कह देते थे फलानी फलानी किताब है, आप उसको निकाल के रख देना। तो उनको निकाल के उनके बेड के पास रख देते थे। अब वो उनके उसी में से अपना पढ़ाई करके जो भी, अब जैसे आपने जो बताया इसमें से एक अभी तो शायद मिलता नहीं, विश्व का भविष्य करके किताब है, उसमें इतने रेफरेंस दे रखे हैं, वो सारे पढ़ते थे, फिर उनके नोट करते थे हाथ से। फिर जो भाई या बहन जिसकी भी अगले दिन सेवा की ड्यूटी होती थी उसको देते थे, उसको टाइप करता था, फिर उसकी फिर प्रूफ रीडिंग होती थी। तो ऐसे करके वो अपना मैनेज करके उनका सारा टाइम इसी में ही रहता था। या तो वो बाहर सेवाओं में होते थे, और जब दिल्ली में होते थे तो उनका मेन काम यही होता था, पढ़ना लिखना, उसकी प्रूफ रीडिंग करना। और जैसे इतना पढ़ते लिखते थे तो वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख पाते थे या? वो एक हमारा जो विद्यालय का एक सिस्टम है, तो हम लोग जो उस समय सेंटर में रहते थे, करीब मेरे ख्याल से 12-13 जनों का ग्रुप था। तो भाई साहब खुद भले ना रखे, लेकिन बाकी लोग थोड़ा कोशिश करते थे कि भाई जैसे हम सब खाना खा रहे हैं तो टाइम से भाई साहब को खाना दिया जाए, या भाई साहब जो ब्रेकफास्ट करते हैं तो उनकी वो भी अपनी अलग टाइमिंग थी, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठते थे तो वो थोड़ा ब्रेकफास्ट भी थोड़ा पहले कर लेते थे। तो वो हम सब मिलजुल के जो भी साथ रहने वाले कोशिश करते थे। जब वो ऑफिशियल कोई भी काम करना होता था तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए हमारे विद्यालय में फेमस है कि जो उनके साथ चल गया तो समझो वो उस मतलब अपने सबके साथ चल जाएगा। तो इसलिए वो अपने काम कार्य के प्रति बहुत सिंसियर थे। और एक होता है ना कि कोई काम अच्छा करना होता है तो उसमें आदमी टाइम देता है, लेकिन उनकी ये था कि वो टाइम से अच्छा भी होना चाहिए और टाइम बाउंड भी होना चाहिए। तो इसीलिए वो है शुरू में हमें भी होती थी, लेकिन धीरे धीरे जो आसपास वाले हैं वो सीख गए, फिर भाई सबको कैसा करना है, तो कोशिश करते थे कम से कम शिकायत का मौका मिले। लेकिन जैसे सेंटर है, सेंटर पे 2-4 भाई बहनें साथ रहते ही हैं, जैसे आपका सेटअप है ब्रह्मा कुमारीज का, और बाहर के भाई बहनें भी आते रहते क्लास करने, मिलने जुलने। तो कई बार आप देखते हैं, हम लोग दुनिया में भी देखते हैं कि भाई जब 4 लोग रहते हैं तो बर्तन खड़कते भी रहते हैं, थोड़ी खींचतान भी होती है, ऊपर नीचे भी होता है। तो ऐसा ही कुछ वहाँ भी होता होगा। तो उस टाइम पे वो कैसे मैनेज करते थे? या वो किसी का एक का पक्ष ले लिया, दूसरे को छोड़ दिया, दूसरे का पक्ष ले लिया, पहला छोड़ दिया, या कुछ ऐसा बैलेंस चला के करते थे जिससे लगे कि हाँ ये एक बैलेंस व्यक्ति है, एक वाइज आदमी है जो सबका ध्यान रखते हैं? इसके लिए वही एक बात मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ कि उनका जो व्यक्तित्व तो किस प्रकार का था। इस बारे में एक बार हमारा जो दिल्ली का हेडक्वार्टर है, जहाँ हमारे जो दिल्ली जोन की हेड रहती थी गुलजार दादी गुलजार करोल बाग में, तो हम वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ एक मीटिंग चल रही थी, अंदर किसी चीज़ में चल रही थी। हम तो तब नए नए सेंटर में शुरू हुए थे तो इतना हमें पता नहीं था, लेकिन उस मीटिंग हॉल के बाहर सीटिंग एरिया था, वहाँ हम बैठे थे। तो कुछ लोग और भी बैठे थे। वो क्योंकि मैं अभी नया नया ही यहाँ सेंटर पे आया था तो मुझे इतना जानते नहीं थे वो लोग कि कौन है। तो मैं भी नहीं जानता, कोई बहनें बैठी थी कुछ, तो बहनें आपस में बात कर रही थी। मैंने साइड में बैठे बैठे उनकी बात सुना। तो उन्होंने बात के बीच में एक बहन ने कहा कि अब किस बारे में बात हो रही है, शायद उनको पता था। तो उन्होंने कहा कि ये भाई ऐसे ये होना है इसके बारे में। तो एक बहन ने कहा कि वो फैसला तो वो तो फिर शक्तिनगर का ही होगा ना, क्योंकि भाई साहब शक्तिनगर रहते थे। तो उनमें से ही बहन, जबकि वो वहाँ की मतलब उनमें से ही जो शक्तिनगर की नहीं थी, कहीं और की बहनें थी, वो बहन ने ही दूसरी बहन को कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये जगदीश भाई जी हैं,
यह ऐसा नहीं कि वो शक्तिनगर के हैं रहते हैं तो शक्तिनगर के बारे में करेंगे। तो वो मतलब उनके लिए ये फेमस था कि वो ऐसा पक्षपात वाला काम नहीं करेंगे, वो जो बात सही होती है, जो बात सत्य होता है उसको ही करेंगे। ये उस समय न सिर्फ साथ रहने वालों को, आसपास वालों को भी उन सबको पता था कि वो हमेशा सत्य जो बात होगी, जो सही बात का ही साथ देंगे। मतलब सबके हैं और हाँ, सबके साथ तो खड़े हैं इसीलिए अगर वो सत्य है तो। इसीलिए सबके साथ ही रहते थे। तो इसी तरीके जब हम, आप जैसे कहा कि भाई साथ रहते हैं तो कुछ न कुछ होता होगा, तो साथ रहते थे तब होता था भी, तो वो वही था कि सबको फेथ था। और एक उनकी सबसे बड़ी विशेषता, जैसे शुरू में मैंने कहा हम छोटे बच्चे थे तो बच्चे बन जाते थे, और जैसे ऑफिशियल काम होता था तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत अपने काम के लिए परफेक्शन था, लेकिन वो फिर रात को एक माँ बाप जैसे होता है ना, पेरेंट्स बन जाते थे। हमारे यहाँ एक सिस्टम है अब कि जो हमारी जो वहाँ जो जितने भी परमानेंट मेंबर हैं, हम लोग सब रात को 9 बजे क्लास करते हैं। क्लास मतलब एक गेट टुगेदर टाइप होता है, भाई दिन भर की जो भी बात हो, एक दूसरे से मिलना जुलना। दिन भर तो सब अपने अपनी सेवा में बिजी रहते हैं, तो रात की क्लास में भाई साहब भी जनरली, वैसे रेगुलर क्लास में भले ना आ पाएँ, रात की क्लास में लगभग आ ही जाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तो अपने काम में, नहीं तो आते थे। तो तब आते थे, फिर वो व्यक्ति ही दूसरे होते थे। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की बात करते हैं, मान लो अब आपकी और मेरी कुछ हो गई, वो बात उनके पास पहुँची हुई है, तो रात को आके बैठेंगे, बातचीत करेंगे। अच्छा, फिर कुछ इनडायरेक्टली वो टॉपिक छेड़ेंगे, कुछ ऐसी बात हो जाती है एक दूसरे में, फिर करा के फिर एक दूसरे को बात कराएंगे, हैंडशेक कराएंगे, एक दूसरे को टोली, हमारे यहाँ जो मीठा खिलाते हैं उसको टोली बोलते हैं, टोली खिलाएंगे, और फिर बात ख़त्म करके रात को सोने, मतलब अगर कुछ दिन में हुआ भी है तो भाई साहब का यह था कि अगर रात को कुछ नेगेटिव लेके सोएगा, सारी रात ख़राब करेगा अपना भी, और जो सेंटर जहाँ रह रहे हैं उसका एटमॉस्फेयर भी ख़राब करेगा। ये बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्ग अपने परिवार के सब लोगों को रोज़ बिठाते थे, उनके मन में कोई मैल आए उसको निकालते थे, जिससे अगले दिन के लिए तैयार हो जाएं और आपस में मिलके काम कर सकें। तो जैसे कहते हैं कि आप बहुत स्ट्रिक्ट थे ऑफिशियल कामों में, तो ऑफिशियल काम कैसे, जैसे प्रशासनिक चीज़ें भी जरूर पड़ती होंगी, कुछ कानून से भी संघर्ष होता होगा, कोई कागज़ बनवाना है, कुछ उल्टा सीधा भी होता होगा। तो उन दौर में, जैसे आज के टाइम में तो कानून के बारे में कहा जाता है कि अपना काम करवाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या भाई साहब भी ऐसा थोड़ा सा चैनल चेंज कर लेते थे कि चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है? तो ऐसा था उनके साथ भी, या स्ट्रिक्टली खड़े रहते थे कि जो कानून है तो है? उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारा ही जो एक ब्रांच अभी खुला हुआ है डेरावाला नगर में, एक खुला हुआ है किंजो कैंप में, जो डीडीए से ज़मीन मिली थी। तो वो उसके लिए बहुत बार ऐसा आया कि बहुत लोगों ने सजेशन किया कि भाई साहब अब सरकारी काम तो कुछ लिए दिए बिना होता ही नहीं है। तो उस काम के लिए, उस एक प्लॉट को लेने के लिए हमें 12 साल लग गए, जबकि अगर तो दूसरा रास्ता अपनाते तो शायद उससे काफ़ी समय में काम हो जाता है, गाड़ी में तो जल्दी चल जाता, काफ़ी जल्दी शायद काम हो जाता है। लेकिन भाई साहब ने कहा नहीं, जिस चीज़ का नींव ही हम यहाँ सत्य ज्ञान देने के लिए जगह लेना चाहते हैं, और सत्य ज्ञान की आप नींव ही अगर झूठ से रखोगे या भ्रष्टाचार से रखोगे तो वहाँ क्या सेवाएं होगी, वहाँ फिर जो आत्माएं आएंगी वो क्या लाभ लेंगी। तो इसलिए हमने 12 साल तक उसके लिए कितने चक्कर लगाए, मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन कोई भी एक हेरा फेरी वाला काम भाई साहब को नहीं पसंद था, ना भाई साहब करना चाहते थे, ना करते थे। और जैसे आजकल जो फैशन में है, तब तो भाई साहब के टाइम पे शायद इतनी नहीं होंगी। जैसे आजकल रूल तोड़ना तो बड़ा कॉमन है, खासकर सड़कों पे। आप शायद गाड़ी में घूमते होंगे भाई साहब, तो चलो भाई जल्दी जल्दी है, कहीं पहुंचना है, कहीं टाइम दिया हो, चलो रेड लाइट जंप कर दो, कोई नहीं बाद में देखा जाएगा, ये कर दो। क्या ऐसा भी कुछ सीन था? नहीं ऐसा कभी कभार हाँ, फास्ट तो करना ही पड़ता था कई बार, क्योंकि उनको हर काम टाइम से, क्योंकि कहीं भी वो कभी लेट नहीं होते थे। कहीं भी जाएंगे तो कम से कम 5 मिनट 2 मिनट पहले पहुंचेंगे, लेकिन पहले पहुंच के ये नहीं कि उनके घर, मतलब जहाँ जिस अपने किसी के पास जाना है तो 5-10 मिनट पहले पहुंचना है, लेकिन पहुंच के घर के बाहर खड़े हो जाते थे। बस किसी से मिलने जा रहे हैं, ऑफिस के बाहर खड़े हो जाएंगे, एग्जैक्ट टाइम पे। उनका यह था कि कहीं भी पहुंचो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचो। वो यही कहते थे कि भाई आपने तो, आप सोचा मैंने 10 मिनट ख़राब किया, लेकिन आपके कारण जो 50 लोग और खड़े हैं, तो 10 मिनट के हिसाब से आपने कितना टाइम ख़राब कर दिया, तो उसका जिम्मेवार आप होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति बड़े होते हैं उनके ये है ना कि कर्म फिलोसफी पे वो भरोसा करते हैं। तो उनको ये था कि जो एक तो ये है कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे करेंगे, दूसरा कि कर्म जो हम करते हैं उसका रिस्पॉन्स हमें ही देना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ का नुकसान करने के निमित्त बने तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए उनको कर्म के ऊपर बहुत अटेंशन देते थे, इसलिए कोशिश करते थे कि भाई ऐसा कोई घटना हमारे साथ ना हो। मुझे
आ रहा है विचार कि जैसे दुनिया में आम लोग जो हैं वो कर्म को फिलॉसफी इसलिए ध्यान नहीं दे पाते, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित है दुनिया, तो व्यक्ति वहाँ तो बहुत मेहनत करता है तब जाके उसका कुछ बनता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करते हैं तब तो फंस जाते हैं वो कि झूठ नहीं बोलना, और अब झूठ नहीं बोलेंगे तो उनके सारे काम रुक जाएंगे। तो ऐसे इस स्थितियों में आप इंटरनल हिसाब से बताओ कि भाई कैसे हम मैनेज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि झूठ बोले बिना काम नहीं चलता। हाँ, वो तो कहते ही है ना, दुनिया में ये बात बताई जाती है कि सत्य के मार्ग पे चलना है तो भाई एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ती है। तो इसलिए एक्स्ट्रा तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे हमने ज़मीन के लिए कहा कि भाई जो काम 2-3 साल में हो सकता था उसके लिए 12 साल तक वेट करना पड़ा, तो उसके लिए फिर वही है, त्याग भी चाहिए और धीरज भी चाहिए, तभी हम सत्य के मार्ग पे चल सकते हैं। नहीं तो फिर वही है, उल्टे सीधे करो तो उल्टा सीधा भुगतो भी। हाँ, ये तो भुगतने वाली बात जो हाँ, है तो वो जब लोग जब बुद्धि में ये रहेगा कि मुझे ही भुगतना पड़ेगा, तो फिर आदमी फिर अब इतना मेहनत तो कर ही लेता है कि चलो नहीं मिल रहा तो फिर भी ठीक है, कम से कम मुझे एक्स्ट्रा तो नहीं उसके लिए भुगतना पड़ेगा। तो वो ज्ञान का ही समझ ही यही है। चलिए, एक चीज़ और मैं सोच रहा था कि जैसे हर इंस्टीट्यूशन में या कहीं भी जो बड़ा होता है वो अपने बड़प्पन को बनाए रखने के लिए हमेशा संघर्षशील रहता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं तेरे बड़प्पन को छोटा ना कर दें, जो कुर्सी उसके नीचे है उसे कोई ले ना ले। तो क्या भाई साहब के साथ भी, क्योंकि वो तो हमने सुना कि बहुत ही बड़े थे, तो डर तो उन्हें भी लगता होगा कि भाई पता नहीं कोई ओवरटेक ना कर जाए उनको और उनसे आगे ना निकल जाए। तो क्या भाई साहब को भी ऐसा डर, कभी ऐसा फील किया हो आपने? क्योंकि ऐसी चीज़ें दिखती तो है नहीं। हाँ, नहीं नहीं, सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि वो चीज़ आपकी बात ठीक है, लेकिन वो इसीलिए होता है ना जिसको बड़ा बनना पड़ता है। एक होता है बड़ा बनना, अब पिताजी हैं मतलब घर में या दादाजी हैं, अब वो कितने भी आप बड़े हो जाओ पिताजी तो नहीं बन जाओगे ना। जब वो पिताजी बने हुए हैं, एक है कि ये पिताजी की जगह बैठ गया कोई ज़बरदस्ती, कोई पावर ले लिया, एक है कि आप अपने एक्टिविटी से आपने बच्चे पैदा किए, गृहस्थी जमाई, घर बनाया, सब कुछ किया, तब पिताजी बने। तो फिर पिताजी का तो कोई जगह छीन नहीं सकता ना, पिताजी तो पिताजी हैं। तो यहाँ जो बड़े हैं वो तो बनाए गए नहीं हैं, वो एक लंबा प्रोसेस 40-45-50 साल 60 साल अपना जीवन लगा के वहाँ पहुँचे हैं, तो उसका कोई छीनने की या उसमें कुछ उसकी। और दूसरी बात है कि इच्छा, चलो भाई आप पिताजी हैं लेकिन घर में पिताजी की चलती नहीं है, ये भी हो सकता है, भाई पिताजी तो नहीं बने लेकिन पावर तो भाई आजकल बच्चे ले ही लेते हैं, लेकिन उसके फिर पावर छोड़ने की इच्छा भी होनी चाहिए। हमारा जीवन का ध्येय ये है कि हमारी, मान लो लौकिक हिसाब से, घर के हिसाब से बता रहा हूँ, कि हमारा घर खुशहाल चलता रहे, चाहे बच्चा चलाए, चाहे मैं चलाऊँ, चाहे ABC कोई भी चलाए। तो फिर घर अगर ठीक चल रहा है, अगर व्यवस्था ठीक चल रही है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। अगर मुझे नहीं चाहिए तो फिर वो वाली बात होती नहीं। इस विषय पर कोई एग्जाम्पल देंगे तो दर्शकों को ज़्यादा समझ आएगी बात। हाँ, एग्जाम्पल तो उनके जीवन में बहुत है, उनका तो हर रोज़ एक नया एग्जाम्पल होता था, खासकर इस बारे में कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सब ठीक चलना चाहिए। तो जैसे शुरू में करते थे वो कि भाई जो प्रोग्राम तो सारे मैनेज दिल्ली के तो खासकर ज़्यादातर वही करते थे, क्योंकि दिल्ली का जो हमारे जोन इंचार्ज थी, जैसे शुरू में भी मैंने बताया दादी गुलजार जी होती थी, तो क्योंकि बाहर के जो होते थे, जैसे कोई प्रोग्राम करना है, मेला करना है, बड़े बड़े उनके टाइम पे हुए स्टेडियम लेके, प्रगति मैदान के हॉल लेके हमने प्रोग्राम किए, तो उस सब का मैनेज वही करते थे, क्योंकि उसमें उनको ये रहता था कि भाई कम से कम खर्चा हो और अच्छे से अच्छा इसका रिजल्ट आए। लेकिन वो सारा इंतजाम करते थे, रात भर बैठ के स्टेज बनाते, उसके स्पीकर तय करते, उसके सब कुछ भी प्रोग्राम होता है, जो भी उसके लिए करना होता है, बैनर, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ ही तो करना पड़ता है कुछ भी प्रोग्राम करने के लिए। फिर जब प्रोग्राम पूरा हो जाता था फिर वो गायब हो जाते थे, और हॉल में किसी कोने में कुर्सी डाल के या पीछे पब्लिक के बीच में जाके कहीं बैठ जाते थे। तो बहुत कोई फोर्स करता है या कोई ऐसा गेस्ट आया है, क्योंकि वो जैसे आपने भी उनके परिचय में बताया, पढ़ने लिखने और तर्क में उनका बहुत अच्छा था, तो कुछ इस तरह का गेस्ट आया है जिसको उनको लगता है कि इसको कोई इस तरह की बातें करेगा वो, तो वो सामने आके उनसे मिलना जुलना करते थे, नहीं तो वो अपने को बैक में ही रखते थे, जिसके लिए कहते हैं ना हम बैकबोन, जो सपोर्ट पूरा देते थे लेकिन दिखाई नहीं देते थे। तो ये उनका तो वैसे ही उनको आगे बढ़ने का और इस तरीके का था ही नहीं। तो मतलब बहुत समर्पित थे ईश्वर के प्रति और हर चीज़ के प्रति, जिससे उनका कुछ ना कुछ अच्छा हो समाज के लिए, दुनिया के लिए। तो किस तरह से वो दूसरों को आगे बढ़ाते थे? कोई नया उनसे जुड़ा है, बच्चे जुड़े हैं, तो कैसे उनको पुश करते थे कि ये जीवन में आगे बढ़े, बहुत अच्छा करे? एक्चुअल में क्या है ना, जैसे हमारा विद्यालय का नाम है ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो परमात्मा ने आके ही ये विद्यालय की स्थापना की जिसमें बहनों को आगे रखा है। तो इसीलिए सबसे पहले तो उनका
ये रहता था कि बहनें जो है ना वो फ्रंट में रहना चाहिए, और कोई नहीं होगा तो सेंटर में जो सबसे छोटी बहन भी होगी ना, वो जैसे किसी वीआईपी से मिलने जा रहे हैं तो नेचुरल एक ग्रुप जाता है, 2 3 4 जने होते हैं, तो उसमें मेन कोई ना कोई बहन जरूर होती है। तो अगर मान लो किसी समय कोई नहीं भी है तो सेंटर की जो सबसे छोटी बहन भी होगी ना तो उसको भी जरूर लेके जाएंगे, और जिस वीआईपी से मिलेंगे उसको ये ऐसे इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये हमारी लीडर हैं, हम इनके साथ आए हुए हैं मिलने। बातचीत भले सारे करें, लेकिन क्योंकि ब्रह्म कुमारी इस विद्यालय की तरफ से आए हुए हैं तो बहनों को सामने करके वो आगे बढ़ाते थे, मतलब रखते थे। और जहाँ तक भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए आगे बढ़ाना है, उनको उनमें जो क्वालिटीज़ भी भरनी है। तो हमारी, जैसे मैंने बीच में कहा, रात्रि क्लास होती थी, रात्रि क्लास में हम सबको कहते थे आप लोग डायरी लेके बैठो, और जो हमारी थोड़ी सी कोई भी क्लास चलती तो उसकी चलती, और उसका फिर वो डिटेल करके, जैसे कोई एक लेक्चर करता है ना, वैसे पूरी आधा घंटे की हमारी क्लास होती थी। तो कहते थे पॉइंट्स लिखो आप कि किस बारे में जो बात, पहले हम सबसे पूछते थे, हम तो भाई अपनी बुद्धि के हिसाब से, और लेकिन उनकी जो बुद्धि की पता नहीं, मैं आज भी मुझे अचंभा लगता है। मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये कैसे होगा, तो हम 10 12 जने बैठे, हम चिंतन करेंगे, एक पॉइंट एक बताएगा, दूसरा एक बताएगा, या कोई 2 पॉइंट बता देगा। वो सुनते रहते थे, चुपचाप कुछ नहीं बोलते थे। फिर जब सब ने बोल लिया फिर कहते थे इसके मेरे ख्याल से 12 पॉइंट होंगे, जैसे वो उस टॉपिक की तैयारी करके आए हों, जबकि वो टॉपिक हमने किसी चीज़ से पढ़ा है, उससे अभी निकला है, तो इसे उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन वो इतनी देर में ही उस टॉपिक पे इतने पॉइंट्स बना लेते थे, 12 पॉइंट होंगे इसके, और नंबर बाय 12 पॉइंट लिखवाते थे। आप लोगों से भी अलग? हमसे मतलब जो हमने कहा वो तो कह दिया हमारी बाहर छोटी बुद्धि, बच्चों की बुद्धि के हिसाब से, लेकिन वो उसके अलावा इसके मेरे ख्याल से 12 पॉइंट, या उसमें से जब मान लीजिए किसी के 1 2 पॉइंट बहुत अच्छे हों तो वो कहते हैं जैसे ये इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, ये ठीक है, इसके अलावा और पॉइंट, मतलब उनको पहले ही इतने जल्दी क्विक बुद्धि में हो जाता था, वो पूरे लिस्ट बना लेते थे पॉइंट्स के। और जब हम सब सुनते थे तो फिर समझ में आती थी, फिर सीखते भी थे, फिर आगे कभी हमें मौका मिलता, या जो बहनें फिर लेक्चर करती थी वो करती। और उसके अलावा भी जिस किसी को भी, भले वो कितने भी बिजी हों, अगर कोई कुछ सीखना चाहे और उनसे टाइम लेके जाए तो उसको टाइम जरूर देते थे। इसके लिए अब एग्जाम्पल की एक और मुझे अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है। जब भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे आपने कहा लास्ट के दिनों में उनका थोड़ा, तो बॉम्बे में रहे थे, बॉम्बे में करीब मेरे ख्याल से 3 4 महीने रहे। तो उस बीच में हम भी मिलने गए, एक बार भाई साहब से मिलाएँ, तो वो एक फ्लैट में अलग से रहते थे, उसके साथ में ही हमारी विद्यालय चलता था ब्रह्मा कुमारीज का। वहाँ की हमारी इंचार्ज दीदी हैं, योगिनी दीदी, तो उनको शायद कहीं कुछ लेक्चर करने जाना था, तो वो आई भाई साहब के पास, मेरे ख्याल से लंच का ही टाइम था। तो आके भाई साहब तो रेस्ट करने जा रहे थे, लेकिन वो आ गई तो फिर एकदम से रुक गई कि भाई अच्छा भाई साहब का रेस्ट का टाइम है। लेकिन भाई साहब कह रहे नहीं नहीं बोलो क्या बात है। तो उन्होंने कहा भाई साहब ऐसी इस जगह में लेक्चर करने जाता है, जाना है कुछ बता दो। भाई साहब ने उनको बैठा के उनको फिर क्या लेक्चर में उनको क्या बताना है, वो डायरी पेन लेके आई थी, उनको पता था भाई साहब बैठे हुए। तो उनको फिर उन्होंने अच्छी तरह टाइम देखी कि वहाँ आप जा रहे हो तो किस प्रकार के लोग होंगे, क्या उस फिर सब समझाते थे। और उनकी जो विशालता है बुद्धि की, वो तो इतनी थी कि जो साइंटिस्ट मिलेगा तो साइंटिस्ट कहेगा शायद ये साइंटिस्ट हैं, कोई मैथमेटिक्सन मिलेगा तो सोचेगा शायद ये मैथ में इन्होंने कुछ किया हुआ है। तो वो पता नहीं पढ़ते इतना थे या गॉड गिफ्ट था उनको, हर चीज़ के उनकी इतनी पकड़ थी कि सामने वाला समझ नहीं पाता था कि इसने कितने सब्जेक्ट में पीएचडी की हुई है। अच्छा, मतलब वर्सटाइल थे। हाँ, हर सब्जेक्ट पे उनकी इतनी पकड़ थी। तो अभी मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को एक छोटी सी और बात बताइए कि जैसे महान व्यक्तित्व होते हैं तो उनकी एक दिनचर्या भी होती है। अगर आपने देखा होगा तो सुबह से लेके, जैसे आपने सुबह बताया कि किस टाइम उठते तो पता ही नहीं किसी को, लेकिन उसके बाद दिन भर अगर बाई चांस आप कभी रहे भी होंगे पूरा पूरा दिन उनके साथ, तो कैसे वो दिनचर्या चलाते थे, भोजन करते थे, चलना फिरना, बैठना उठना, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में आप बताएंगे तो। हाँ, उस समय जो समय था उसके हिसाब से कोशिश वो एक हर चीज़ बैलेंस रखने की करते थे। बाकी हाँ, सेवा को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते, लेकिन उनको ये भी पता था कि भाई प्रकृति है जो ये 5 तत्वों का है, तो इसको भी टाइम देना है, ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल इग्नोर करना है, तो उसका भी ध्यान रखते थे। लेकिन उठते वो सुबह बहुत जल्दी थे, शायद मेरे ख्याल से 3 बजे से तो पहले ही उठते होंगे, जैसे हमें अंदाज़ा लगता है। तो जब हम कभी अगर मान लो 3 साढ़े 3 भी उठे हैं तो भाई साहब के कमरे में लाइट जली होती थी, तो लगता है कि उससे तो पहले ही उठते होंगे। फिर वो लगभग उसके बाद हमारे जो अपना काम जो रूटीन का उन्होंने रात को ही सोच के रखा वो करते थे। फिर 6 बजे 5:30 6 बजे के करीब वो चाय पीते थे, तो चाय के साथ मुरली पढ़ी जाती है। हमारे यहाँ विद्यालय में जो रेगुलर क्लास होती है उसमें मुरली सुनाई जाती है। तो एक बहन
चाय देने जाती थी तो उनको मुरली सुनाती थी, और अलग से, क्योंकि क्लास में हमारा 1.5 घंटा चलता है, तो उनके पास इतना टाइम होता नहीं था, तो इसलिए वो अलग से मुरली 15-20 मिनट में जो भी आज रेगुलर उनका वो पक्का नियम था कि वो मुरली ज़रूर पढ़नी है। और उसके बाद जब हम लोग 4 बजे, उससे पहले हम जब 4 बजे योग करने आते थे, तो वो जब दिल्ली में होते थे तो योग करने ज़रूर आते थे हम लोगों के साथ। मेडिटेशन हम वो रहते थे सेकंड फ्लोर में रहते थे, और ग्राउंड फ्लोर में हमारा हॉल था जो क्लासरूम था। हम रात मॉर्निंग सुबह 4 बजे का मेडिटेशन वहीं करते थे। तो वो उतर के, जबकि तबीयत उनकी इतनी ठीक नहीं थी, तब भी उन्होंने कभी, जब तक वहाँ थे, दिल्ली में थे, तो वो मिस नहीं करते थे। मेडिटेशन किया, उसके बाद मुरली जो सुनते थे, चाय पिया, उसके बाद अपना नित्य कर्म निपटा के फिर वो लगभग 8:30-9 बजे नाश्ता कर लेते थे। फिर उसके बाद वो आधा पौने घंटा रेस्ट करते थे। तो उस समय हमें भी ये होता था कि भाई एक आधा घंटा भाई साहब का रेस्ट का टाइम है, तो हम कोशिश करके, हमें सबको पता था कि उनके पास नहीं जाना है। उस समय तो बेस फ़ोन होते थे, तो उनके कमरे में एक बेस फ़ोन लगा था, और उसका जो एक्सटेंशन है वो नीचे कमरे में था। तो हम लोग कोशिश करते थे कि घंटी बजते ही हम फ़ोन उठा लें। हम कहते थे उसको हम स्विच लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, वो बंद करने नहीं देते थे, लेकिन हम कोशिश कर, वो नहीं कहते थे कि नहीं बजे घंटी, लेकिन हमारा ये कोशिश रहता था कि ये आधा घंटा भाई साहब का रेस्ट का टाइम है। तो वो रेस्ट करके आधा 1 घंटा, जब 10 से 11 तक लगभग रेस्ट करके उठ के फिर वही अपने लिखा पढ़ी जो भी कार्य है, या उनके पास पोस्ट बहुत आते थे, क्योंकि उस समय तो जो भी बातचीत होती थी तो पोस्ट से होती थी, तो इतनी पोस्ट होती थी। तो जब तक जो सो के उठते तब तक पोस्ट आ चुका होता था, तो जो भी पोस्ट होता था हम ले जाके उनके पास रख देते थे। फिर वो पोस्ट देखना, फिर उसके आंसर देना है किसी को, तो आंसर की तैयारी करना है, तो वो फिर रूटीन का काम। फिर इसी तरीके से रात को, लेकिन वो रात को 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाते थे। और हमें भी, क्योंकि हम लोगों की तो इतनी जल्दी सोते नहीं थे, तो वो बोलते थे कि भाई सो जाओ। वो क्योंकि सेकंड फ्लोर में रहते थे, और वहाँ से नीचे के कमरों में हमारे पता चलता था कि किसी कमरे में लाइट जल रही है, कुछ है, तो आवाज़ लगाते थे, आप लोग के कमरे में लाइट क्यों जल रही है, चलो सो जाओ। क्योंकि उनको यह था कि सुबह के टाइम ही ज़्यादा अच्छे काम करने होते हैं, तो इसलिए रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह हम जल्दी उठ सकते हैं। तो मोटा मोटी रेगुलर जो काम चलता था उसमें उनका ये रूटीन होता था। बाकी जैसे दिल्ली में कोई बड़ा प्रोग्राम होना है, या कहीं कुछ फंक्शन होना है, कुछ होना है, तो फिर वो अपना सारा दिन उसी में लगा देते थे। फिर तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये जो पुरानी बात की बात कर रहे हैं, तो जगदीश भाई साहब ने मई 2001 में अपनी पार्थिव देह को छोड़ा था, और उससे पहले की ये बातें हम सुनने को मिल रही हैं हमको, उनके अनुभव सुनने। और जैसे भाई साहब ने बेस फ़ोन कहा, जो आज के लिए BSNL के सरकारी फ़ोन होते हैं, घर में ट्रिन किया करते थे, वो वाले फ़ोन की बात थी। तब तो कुछ पता भी नहीं था, ना टच था, ना गूगल था, ना ये एंड्रॉयड फ़ोन हुआ करते थे। उन दिनों तो बिल्कुल बेसिक था, और एक अलग ही दुनिया थी वो भी। तो पिछले 20 साल में दुनिया बहुत कुछ बदल गई है, अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी में चल रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हम भाई साहब से बात करें। 1 मिनट में फ़ोन के बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, कि भाई साहब का आपको मतलब घटना ही बताऊंगा, ताकि पता चले उनके व्यक्तित्व, वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। कि जब उनके क्योंकि जितने भी ब्रह्मा कुमारी के जो हेड है, हमारी दादी प्रकाश मणि थी, लेकिन जैसे आपने कहा कि इतनी बड़ी संस्था है तो कुछ ना कुछ बातें होती होंगी, तो मैक्सिमम उनको सॉल्व करने की ड्यूटी दादी भाई साहब को ही देती थी। कहीं भी कुछ बात हो तो कहते जगदीश जी से बात करो। तो वो इसीलिए उनके पास इतने फ़ोन आते थे, जैसे मैंने कहा पोस्ट बहुत आते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं कई बार नहाने जाता हूँ बाथरूम में, तो कई लोगों के फ़ोन आते हैं, मेरे मिस हो जाता है, तो एक काम करो मेरे बाथरूम में भी फ़ोन लगा दो। तो उसका एक एक्सटेंशन हमने बाथरूम में लगा दिया। हम कई बार देखते थे कि भाई साहब घंटे घंटे बाथरूम में लगा देते थे। तो फिर हमने कहा हम इसको फ़ोन को ना बंद कर देते हैं, साथ रहते हैं तो थोड़ा सा हम भी फिर अपनी चलाते थे कि भाई क्या है भाई, बाथरूम में इतने टाइम लगाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाएगी। थोड़ा तबीयत ख़राब होने भी लगी थी, थोड़ी उनकी प्रॉब्लम थी। तो हमने कहा, तो 1-2 बार कहा, उन्होंने कहा नहीं। तो हम भी अड़ गए कि भाई साहब हम नहीं, ये बाथरूम वाला फ़ोन बंद करना है। तो उन्होंने एक दिन बैठा के फिर समझाया कि भाई देखो, मान लो कहीं एक बहन है, कहीं रहती है, किसी मुश्किल में है, और जैसे मैंने कहा बेस फ़ोन ही होते थे, और उस समय तो बेस फ़ोन भी सबके पास नहीं होते थे। अब वो किसी तरीके से टाइम निकाल के कैसे भी करके कई पब्लिक बूथ से STD करके मेरे से बात करना चाहती है। उसने फ़ोन मिलाया और आपने फ़ोन उठाया, कह दी भाई साहब तो बाथरूम में है, नहा रहे हैं। अब उसने कितने मुश्किल से वो फ़ोन तक पहुँची होगी, और उसके कारण उसका ज़िंदगी भी ख़राब हो सकता है। अगर मैं बात सुन लूँगा तो हो सकता है मैं कुछ सोल्यूशन दे दूँ,
या उसको ये तो होगा कि मैंने भाई साहब से, जगदीश जी से बात कर ली है। तो फिर उन्होंने इस तरीके से इस बात को समझाया कि फिर हमारी दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई। तो वो क्या होता था, कई बार बाथरूम में गए, नहाने लगे, अब नेचुरल पानी डाला शरीर में, उस बीच में फ़ोन आ गया, तो शरीर तो सारा गीला है, लेकिन वो फ़ोन पे आधा आधा घंटा बात करे, उसके कारण उनकी तबीयत पे भी इफेक्ट आ गई। लेकिन वो सोचते हैं मेरी तबीयत से ज़्यादा उस बहन की ज़िंदगी बचाना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है। तो वो अपने कार्य के प्रति इतने सिंसियर थे। तो ये बात मैं आपको फ़ोन के बारे में बताना चाह रहा था। चलते चलते भाई साहब के बारे में कुछ खास ऐसी बात बताना चाह रहे जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी हो? वैसे तो इतनी बातें हैं कि जिसकी कोई एंड नहीं है, लेकिन जो भाई साहब की जो बात जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, उनका ये था कि वो तत्ते तावे में पानी नहीं डालते थे। मतलब अगर मैंने कोई गलती की या मेरी गलती के बारे में वैसे को पता चल गया, तो वैसे उसी समय मुझे नहीं समझाते थे, ना उसी समय उस बात का फैसला करते थे। क्योंकि कुछ भी बात होती थी तो वो उनको पूरा टाइम देते। जैसे आज कोई बात पता चली, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद उस बारे में बात छेड़ेंगे, और जब बात छेड़ते थे फिर उसको बिल्कुल फिनिश कर देते थे। मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों नहीं होगा, आगे से नहीं होने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब पूरा सोल्यूशन। अगर उस समय मुझे आधा घंटा भी उनसे चाहिए हुआ तो मुझे आधा घंटा भी देते थे। और लेकिन उसी समय आजकल हम जनरली क्या करते हैं, या तो उसी समय टोकते हैं या फिर छोड़ देते हैं। भाई साहब छोड़ते भी नहीं थे किसी की कमी के लिए, और उसी समय टोकते भी नहीं थे, जो जैसे गर्म तवे में पानी डालने से उछाले मारे। ये उनके जीवन में जो बात मैंने देखी है वो बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। बाकी तो उनके लिए कहने को बहुत कुछ है। वो तो फिर तो आज की श्रृंखला में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज की श्रृंखला में हमारे आदर्श में आज के लिए इतना ही। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और बहुत विशिष्ट अतिथि के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद।